वेलकम टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो। अब बात आती है फाइनाइट वर्ब क्या होती है। तो फाइनाइट वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जो अपने फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं या करते रहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। नॉन फाइनाइट जो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं, विच रिमेन्स द सेम, जो हमेशा सेम रहते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि किसको हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे और किसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आई एंजॉय टीचिंग इंग्लिश। आपके सामने एक सेंटेंस है, आई एंजॉय टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाना बहुत आनंददायक लगता है, या मुझे आनंद आता है इंग्लिश पढ़ाने में, ऐसे कुछ सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें देखिए आई एंजॉय, तो एंजॉय हो गया हमारा वर्ब, टीचिंग भी वर्ब है, लेकिन ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया फाइनाइट वर्ब। क्या हो गया, फाइनाइट वर्ब। अब ये हो गया हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। कैसे, क्यों, क्योंकि फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं, या नंबर के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म को चेंज करते हैं, या टेंस के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं। तो जो अपने फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं या करते हैं उससे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो नहीं करते हैं उससे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ पे टीचिंग, आई एंजॉय टीचिंग, टीचिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो टीचिंग जो का त्यो है, रिमेन्स द सेम। इसी तरीके से हम बोलेंगे ही एंजॉयज टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ पे ही बोल दिए, ही एंजॉयज हो गया, क्या हो गया, ही एंजॉयज। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही सब्जेक्ट हमने चेंज किया, वर्ब भी क्या हो गया, चेंज हो गया। इसमें हम क्या लगा दिए, एस लगा दिए। मतलब यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया तो वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। इसी तरीके से इसको हम पास्ट टेंस में लेके जाएंगे तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे आई एंजॉयड टीचिंग इंग्लिश, मतलब मैंने एंजॉय किया किसमें, टीचिंग करने में इंग्लिश के। ठीक है, तो यहाँ पे एंजॉयड हो जाएगा, जैसे ही टेंस बदला हमारा वर्ब भी चेंज हो गया, तो उससे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब, और जो ना चेंज हो उससे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम आर्टिकल का यूज करेंगे, जैसे आगे आपको बताऊंगा कि जब भी आर्टिकल होगा तो यदि जो भी वर्ड गिवन होंगे, जैसे नाउन गिवन होंगे, नाउन जैसे बॉय हो गया या गर्ल हो गया या रमेश सुरेश कोई भी हो गया, उसके पहले यदि एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव उसके पहले हम पुट कर देंगे, ये नहीं कि नाउन के बाद पुट करेंगे, है ना। एडजेक्टिव क्या करेंगे, उसके पहले पुट करेंगे। जैसे बोलेंगे ऑनेस्ट बॉय, तो बॉय नाउन हो गया, लेकिन कैसा है, ऑनेस्ट बोलेंगे, ऑनेस्ट बॉय, तो नाउन के पहले क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव। अब यदि हमारा एडवर्ब भी आ गया, बहुत ईमानदार, तो बोलेंगे वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो एडजेक्टिव के पहले क्या आ जाएंगे, हमारे एडवर्ब हो जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को भी ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम जानेंगे कि किसी भी दो सेंटेंस को हम कैसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने एग्जांपल है, आई फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट, मैंने कलम पाया, मैंने अपना कलम पाया, वह खोया हुआ था या यह खोया हुआ था। ठीक है, तो बोलेंगे आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। क्यों, क्योंकि पेन का जो संबंध है वो खोने से है, लॉस्ट से है, मतलब लॉस्ट हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गए। ठीक है, तो बोलेंगे आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। क्या बोलेंगे, आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है, ही सॉ अ गर्ल शी वाज कैरिंग अ बास्केट, उसने क्या देखा, एक लड़की को देखा, वो क्या कर रही थी, बास्केट को कैरी कर रही थी। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट एक है, मतलब ही हम लिखेंगे, तो बोलेंगे ही सॉ अ गर्ल। अ गर्ल का संबंध शी से है, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीटेशन से हम बचनेंगे, है ना, बचने का प्रयास करेंगे। तो बोलेंगे ही सॉ अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट, इसको एडजेक्टिव हम लिख देंगे, तो बोलेंगे ही सॉ अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट। इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो गया। तीसरा का बात करें, आई गेव हिम कैमरा, द कैमरा वॉज चीप। देखिए इसमें सब्जेक्ट देखिए कितना है, सब्जेक्ट है आई, मतलब एक सब्जेक्ट गिवन है। अब देखिए ऑब्जेक्ट रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं, कैमरा, आई गेव हिम अ कैमरा, कैमरा दो बार आ गया, कैमरा का रिलेशन किससे है,
चीप होने से है। कैमरा का जो संबंध है सस्ता होने से है। तो मतलब कैमरा क्या है, नाउन है, चीप क्या है, एडजेक्टिव है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब भी नाउन आएगा तो नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे और कोई आर्टिकल आएगा तो एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, यदि सिर्फ नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल आएगा तो ए लगा देंगे, अ बॉय, अ गर्ल, ऐसे। लेकिन एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले मतलब नाउन फिर क्या लिखेंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, तो बोलेंगे क्या, आई गेव हिम अ चीप कैमरा। क्या बोलेंगे, आई गेव हिम अ चीप कैमरा। ठीक है, देखिए यहाँ पे नाउन हो गया, ये क्या हो गया, हमारा नाउन हो गए, ये हो गए हमारे एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के पहले, जब नाउन एडजेक्टिव दोनों की बनोगे तो एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। इस तरीके से हमारा फोर्थ है, राम gave a rupee to a man, the man was blind। राम ने 1 रुपये व्यक्ति को दिया, वो व्यक्ति कैसा था, अंधा था। तो बोलेंगे राम गेव अ रूपी। रूपी का संबंध किससे है, मैन से है, और मैन का संबंध किससे है, ब्लाइंड होने से है। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, राम गेव अ रूपी। क्या बोलेंगे, राम गेव अ रूपी, किसको, टू अ ब्लाइंड मैन को, किसको, ब्लाइंड मैन को। देखिए मैन क्या हो गया, नाउन हो गए, ब्लाइंड क्या हो गए, एडजेक्टिव होंगे। अब एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग किए हैं, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राम गेव अ रूपी टू अ ब्लाइंड मैन। इस तरह का फिफ्थ हमारा है, आई सॉ अ ब्लैक काउ, आई सॉ अ व्हाइट काउ। तो मतलब मैंने देखा, एक ब्लैक काउ को देखा, फिर मैंने देखा व्हाइट काउ को देखा। तो बोलेंगे आई 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, तो रिपीट से हमको बचना, रिपीटेशन से बचना है। तो बोलेंगे आई सॉ अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ। क्या बोलेंगे, आई सॉ अ ब्लैक, आई सॉ अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ। मतलब मैंने क्या देखा, मैंने एक ब्लैक और व्हाइट काउ को देखा। बस समझ आ रही है। इस तरीके से हम ध्यान में रखते हुए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद चेक करेंगे कि नाउन का संबंध एडजेक्टिव से है या नहीं, एडजेक्टिव का संबंध एडवर्ब से है या नहीं, सब्जेक्ट 2 बार आया है या नहीं, ऑब्जेक्ट 2 बार आया है या नहीं, फाइनाइट वर्ब किसे कंसीडर करें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये हो गए, एक सेंटेंस ये हो गए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें 2 सब्जेक्ट है या नहीं। तो देखिए ही यहाँ है और ही यहाँ भी, मतलब एक ही सब्जेक्ट 2 बार आया है, तो रिपीटेशन से हमें बचना है, एक ही सब्जेक्ट हम लिखेंगे। तो ही 2 बार आ गया, ठीक। उसके बाद देखिए आपका ऑब्जेक्ट कितनी बार आया है, 2 सन्स, और कोई 2 सन्स है नहीं है, इसका मतलब सब्जेक्ट 2 बार है, तो एक बार सब्जेक्ट लिखेंगे तो बोलेंगे क्या, ही हैज 2 सन्स। क्या बोलेंगे, ही हैज 2 सन्स। अब देखिए ही हैज 2 बार आ गया ना, तो हैज भी नहीं लिखेंगे, तो बोलेंगे ही हैज 2 सन्स। तो पूरा ही लिख देंगे, ही हैज 2 सन्स। क्या करने के लिए, टू एजुकेट देम। इसे कहते हैं इन्फिनेटिव का रूल। इन्फिनेटिव का यूज करके भी हम सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं। तो बोलेंगे ही हैज 2 सन्स टू एजुकेट देम। क्या बोलेंगे, ही हैज 2 सन्स टू एजुकेट देम। इस तरह से हमारा 7 नंबर है, ही सॉ अ टाइगर ही रेन अवे। मतलब उसने एक टाइगर को देखा, वो भाग गया। इसका मतलब कि जैसे ही टाइगर को देखा वैसे ही भागा। मतलब कि दोनों जो सेंटेंस है, दोनों जो एक्शन है, उनके बीच में गैप नहीं है। ठीक है, तो इनको कैसे बोलेंगे हम बोलेंगे सिंग अ टाइगर ही रेन अवे। क्या बोलेंगे, सिंग अ टाइगर, सिंग अ टाइगर, सिंग अ टाइगर, फिर कॉमा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो बोलेंगे सिंग अ टाइगर ही रेन अवे। एक चीज आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको ये बताया था कि एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब होने चाहिए। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट ही हो गया, फाइनाइट वर्ब क्या हो गया, रेन हो गया, क्योंकि ये पास्ट टेंस है इसलिए रन का रेन हो गया। तो मैंने आपको बताया था
कि जो फाइनाइट वर्ब होते हैं अपने फॉर्म्स को चेंज करते रहते हैं। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा होगा, जैसा यदि सिंगुलर में है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल है तो प्लूरल में होगा, पास्ट में है तो पास्ट में होगा, फ्यूचर में तो फ्यूचर में होगा। मतलब अपने फॉर्म को चेंज करते रहते हैं। और जो फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं, एक जैसे रहते हैं, रिमेन्स द सेम, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे सीइंग अ टाइगर ये एक फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है। फ्रेज मतलब वाक्यांश है, वाक्य का अंश है, ये कोई वर्ब नहीं है। ठीक है, इसको हम कैसे, इसका कौन सा रूल कह सकते हैं? इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके इसे हम बनाए हैं ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या रूल होता है कि वर्ब में आईएनजी से जो स्टार्ट होते हैं या आईएनजी लगाकर जो स्टार्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का रूल कहते हैं। तो क्या था हमारा? ही सॉ टाइगर, ही रेन अवे। मतलब जैसे ही टाइगर को देखा वैसे ही भाग गया, तो बोलेंगे सीइंग अ टाइगर ही रेन अवे। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, टर्न टू द लेफ्ट यू विल फाइंड अ स्कूल। मतलब आप मुड़ोगे, कहाँ मुड़ोगे? लेफ्ट की ओर मुड़ोगे और पाओगे, और क्या पाओगे? कि स्कूल को पाओगे। तो इसमें देखिए, जैसे ही मुड़ोगे वैसे ही पाओगे, जैसे मुड़ोगे आप आ जाओगे, आपको दिखने लग जाएगा। मतलब इसमें भी दो एक्शन के बीच में गैप नहीं है ना। तो जिसमें गैप नहीं होंगे उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूल से बनाएंगे। तो बोलेंगे टर्निंग टू द लेफ्ट। क्या बोलेंगे? टर्निंग टू द लेफ्ट, कॉमा लगा देंगे, यू विल फाइंड अ स्कूल ना। क्या बोलेंगे? टर्निंग टू द लेफ्ट, फिर कॉमा लगा देंगे, यू विल, इसको जो करते हो एज इट इज हम लिख देंगे। ओके, इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन 9 है, द टाइगर वॉज हंग्री ही किल्ड गॉट। मतलब कि टाइगर क्या था? भूखा था और उसने क्या किया? गॉट को जान से मार दिया, किल कर दिया। तो बोलेंगे टाइगर कैसा था? टाइगर कैसा था हमारा? टाइगर भूखा था। तो देखिए इसमें मेन वर्ब है नहीं है, वाज लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब का कार्य कर रहा है, लेकिन मेन वर्ब एक्चुअली है नहीं। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे, मतलब वाज के बाद एडजेक्टिव आएंगे, तो क्या करेंगे हम? बीइंग से यूज करेंगे। तो बोलेंगे बीइंग हंग्री। क्या बोलेंगे? बीइंग हंग्री। फिर उसके बाद कॉमा लगा देंगे, बोलेंगे बीइंग हंग्री। अब जब ही का संबंध किससे? टाइगर से, तो यहाँ पे ही की जगह क्या आ जाएगा? टाइगर। तो बोलेंगे द टाइगर किल्ड अ गॉट। द टाइगर किल्ड अ गॉट। बस समझ में आ रही है आपको? इस तरह से जब भी सेंटेंस देखेंगे कि उसमें एडजेक्टिव होंगे, मतलब मेन वर्ब नहीं होंगे, वॉज या इज हमारे से कुछ लगे होंगे, तो उनको बीइंग से बनाएंगे। बीइंग कब लगाते हैं? जब कोई एडजेक्टिव होता है तब ना। और इसका हिंदी सेंस निकालेंगे तो भूखे होकर, होना शब्द आता है ना, होकर गए। तो बोलेंगे बीइंग हंग्री, फिर कॉमा लगा देंगे। कौन? ही की जगह, ही का संबंध किससे? टाइगर से। ही तो हमारा प्रोनाउन हो गया, लेकिन प्रोनाउन डायरेक्ट नहीं लिखते, पहले हमें क्या लिखना पड़ता है? नाउन लिखना पड़ता है, तब बाद में प्रोनाउन यूज करते हैं। डायरेक्टली प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते हैं ना। यदि हम द टाइगर की जगह पे ही यूज करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ गॉट। 10 हमारा नंबर जो है, शी वेंट टू अ गार्डन, शी वेंट टू गार्डन और शी प्लक्ड फ्लावर। मतलब वो गार्डन गई और उसने क्या किया? और उसने क्या की? उसने फूल को तोड़ी। ठीक है, देखिए शी 2 बार आ गया, मतलब रिपीटेशन होएगा ना। जब रिपीटेशन आ जाएगा तो रिपीटेशन से हमको बचना है। शी 1 बार लिख देंगे। गई, कहाँ गई? गार्डन। तो बोलेंगे शी वेंट टू गार्डन। तो गार्डन गई। अब क्या करने गई? प्लक करने गई ना, तो टू लगाकर जोड़ देंगे। तो बोलेंगे शी वेंट टू गार्डन टू प्लक, टू प्लक फ्लावर। इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। इसमें देखिए सी क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गए, वेंट क्या होगा? ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि चेंज हो गए ना। क्योंकि पास्ट टेंस में इसलिए गो का वेंट हो गया। प्रेजेंट टेंस होते हैं तो वोज हो जाता है ना। मतलब अपने फॉर्म्स को चीज चेंज करेंगे। जो अपने फॉर्म्स को चेंज करते हैं उसे कहते हैं फाइनाइट वर्ब, और जो नहीं करते उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। और देखिए कहाँ गई? गार्डन गई, क्या करने? प्लग करने। तो प्लग क्या? एज इट इज है। अब यहाँ कुछ भी आ जाए ये चेंज नहीं होने वाला है, एज इट इज रहेगा ना। तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब इसको नहीं कहेंगे, फाइनाइट वर्ब कहेंगे वेंट को। 11 क्वेश्चन नंबर, ही रेज द गन, ही टूक एम, ही शॉट द टाइगर। उसने क्या किया? बंदूक को उठाया, निशाना साधा और क्या किया? टाइगर को शूट कर दिया, शॉट कर दिया। इसमें देखेंगे कि जब भी ऐसे 2 या 3 सेंटेंस होंगे तो उन्हें हमें एक में मिलाना है, सिंथेसिस करना है उसे। ठीक है,
तो इसमें सब्जेक्ट देखिए ही और ही रिपीटेशन हो रहा है, मतलब ही कितनी बार आ गया, ही यहाँ भी है, ही यहाँ भी है और ही यहाँ भी है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे पहला काम क्या हो रहा है। पहला काम हो रहा है गन को रेस करने का, उठाने का। दूसरा काम क्या हो रहा है, उसे साधने का। और तीसरा काम क्या हो रहा है, टाइगर को किल करने का। ठीक है, तो पहला जो होगा इस ही को हम इरेज कर देंगे, मतलब हटा देंगे। सेकंड ही को देखा जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे, रेजिंग द गन। क्या बोलेंगे, रेजिंग द गन। क्या लिखेंगे, RAISING बोलेंगे, रेजिंग द गन। क्या बोलेंगे, रेजिंग द गन। फिर कॉमा लगा देंगे। उसने क्या किया, निशाना साधा, तो बोलेंगे ही टूक एम। तो टेक का टूक, तो बोलेंगे ही टूक एम। क्या करने के लिए, टाइगर को शूट करने के लिए, तो बोलेंगे टू शूट द टाइगर। इस तरीके से हम क्या बना दिए, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिए। तो पहले क्या किया, पहला काम जो हो रहा है, क्या हो रहा है, गन उठाने का, तो बोलेंगे रेजिंग द गन। उसके बाद निशाना साधने का, ही टूक एम टू शूट द टाइगर। अगर शॉट का क्या करना पड़ेगा, शूट करना पड़ेगा, क्योंकि टू के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग हम करते हैं। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते थे, रेजिंग द गन ही टूक एम एंड शॉट द टाइगर। इसको क्या बोल सकते थे, एंड शॉट द टाइगर का भी यूज करके हम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है, आई एम वेरी टायर्ड आई कांट वॉक एनी मोर। मतलब मैं बहुत थका हुआ हूं और मैं काम थोड़ा भी अब नहीं कर सकता हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होंगे, एक्सिलरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब ना, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होंगे, मेन वर्ब का काम करेंगे ना, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें चेक करेंगे एडजेक्टिव है या नहीं। जब एडजेक्टिव होती है तो बीइंग से स्टार्ट करते हैं। बोले तो हम आपको बीइंग हंग्री ही किल्ड टाइगर ना, या बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड अ मैन, ऐसे करके। तो यहाँ पे देखेंगे एडजेक्टिव तो है, बीइंग से बना सकते हैं, लेकिन सेकंड में देखेंगे, सेकंड सेंटेंस में कैन नॉट का यूज हुआ है या नहीं। यदि कैन नॉट सेंटेंस में लगा है तो टू और टू का रूल हम फॉलो करेंगे। टू के बाद जो एडजेक्टिव आएंगे उसको लिखेंगे, फिर टू के बाद क्या लिखेंगे, जो हमारा वर्ब दिया होगा वो हम लिखेंगे ना। टू के बाद हमारे वर्ब आ जाएंगे। इस तरीके से हम टू और टू के रूल को यहाँ फॉलो करेंगे। जब टू और टू का यूज करेंगे, जब हम टू और टू का यूज करेंगे तो ये सेंटेंस नेगेटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। अलग से हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा, आई एम वेरी टायर्ड आई कांट वॉक एनी मोर। तो बोलेंगे आई एम, क्या बोलेंगे, आई एम टू टायर्ड टू वर्क एनी मोर। क्या बोलेंगे, आई एम, ठीक है, बोलेंगे आई एम टू टायर्ड टू के बाद क्या है, वर्ब आएगा, टू वर्क, बच गया क्या, एनी मोर। तो इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, आई एम, तो चेक करेंगे एडजेक्टिव, तो टू के बाद तुरंत क्या आएंगे, एडजेक्टिव आएंगे, फिर टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएंगे। तो हमारा हो जाएगा आई एम टू टायर्ड टू वर्क एनी मोर। इस तरीके से हमारा नेक्स्ट है, ही वॉज वेरी वीक ही कुड नॉट वर्क। वह बहुत क्या था, कमजोर था, वह काम नहीं कर सका। तो इसमें देखेंगे एडजेक्टिव है कि नहीं है, इसमें वाजवर है कि नहीं है। इसे तो बिंग से बनाना चाहिए था, लेकिन सेकंड सेंटेंस में क्या देख रहे हैं, कुड लग गया, या कैन नॉट या कुड नॉट ऐसे लगे होंगे, तो उसे हम टू और टू के रूल से फॉलो कराएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखेंगे, पहले बोलेंगे ही दो बार आ गया, तो ही कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है, तो शुरू में ही लिख देंगे। तो ही, अब पास्ट टेंस में है तो वॉज लिखेंगे, तो बोलेंगे ही वॉज। अब टू का रूल फॉलो करेंगे, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव पहले सेंटेंस में है और दूसरे में क्या है, हमारा कैन नॉट या कुड नॉट का यूज हुआ है, इसलिए हम टू और टू के रूल को फॉलो करेंगे। ओके, कब, जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तब। तो बोलेंगे ही वॉज क्या, ही वॉज टू वीक। क्या बोलेंगे, ही वॉज टू वीक। हम बोलेंगे ही वॉज टू वीक टू के बाद क्या, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म टू वर्क। इस तरीके से हमारा सिंपल सेंटेंस हो गए ना। तो बोलेंगे ही वॉज टू वीक
टू वर्क। कब? जब इस सिस्टम को हम फॉलो करेंगे, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। उसके बाद हमारा 14 नंबर है, इसमें क्या है कि द सन रोज द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई। मतलब सूर्य उगा, राइज रोज सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई, और बर्ड्स क्या करने लगे? फ्लाई करने लग गई। अब देखेंगे इसमें कि सब्जेक्ट कितना है। एक तो हमारा सब्जेक्ट सन हो गया, सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स है। मतलब जब भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होंगे तो वहां पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके हम बनाएंगे। नॉमिनेटिव मतलब कर्ता ना, एब्सोल्यूट मतलब स्वतंत्र, तो कर्ता का स्वतंत्र प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम जब भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाते हैं तो देखते हैं पहला क्रिया क्या हो रहा है, पहला एक्शन क्या हो रहा है। पहला एक्शन हो रहा है सूर्य के उगने का, उसके बाद बर्ड्स के उड़ने का। तो जब सूर्य उगेगा तभी तो बर्ड्स फ्लाई करेगा। तो इस तरह के जो पहला होगा तो उसको हम पहले लिखेंगे, तो बोलेंगे द सन, ठीक है। अब जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं तो हैविंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैविंग। हैविंग के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। तो समझ में आ रही है? तो बोलेंगे द सन हैविंग राइज रोज राइजन, तो बोलेंगे द सन हैविंग राइज रोज राइजन, तो बोलेंगे द सन हैविंग राइजन। क्या बोलेंगे? द सन हैविंग राइजन। क्या करने लगी? पक्षी उड़ने लगी, ठीक है। तो बोलेंगे द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई, द सन हैविंग राइजन, फिर कॉमा लगा देंगे, बोलेंगे द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई, द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो बोलेंगे द सन हैविंग राइजन, द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई। कब? जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होंगे तब। कब? जब दो सब्जेक्ट आएंगे तब। कब? जो पहली क्रिया की जाएगी उसके साथ हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा 15 नेक्स्ट, द कैप्टन वॉज किल्ड द आर्मी फ्लैड। मतलब कैप्टन को मार दिया गया और आर्मी क्या हो गई? भाग गई। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट कितने, एक तो हो गए कैप्टन और सेकंड हो गए हमारे आर्मी, मतलब दो सब्जेक्ट हो गए। लेकिन रूल तो हमने ये पढ़ा था कि सिंपल टेंस उसे कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक फाइनाइट वो। इसमें देखिए क्या है, दो सब्जेक्ट है, तो पहला काम क्या हुआ? कैप्टन को मार दिया गया, उसके बाद ना आर्मी भागा। तो पहले कैप्टन को मारा गया, उसके बाद आर्मी भाग गया। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होगा? हमारा कैप्टन को बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे द कैप्टन। क्या लिखेंगे? द कैप्टन। हम बोले थे कि जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं तो हैविंग के पहले जो सब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे, मतलब सब्जेक्ट के बाद हमारा हैविंग आएगा, हैविंग लिख देंगे। अब देखिए एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में, पहला वाला क्या था? पहला वाला तो एक्टिव वॉइस में था, तो हम क्या लिखे? द सन हैविंग राइजन, फिर कॉमा लगा दिए थे, बोले द बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई। इस तरह से हमारा द कैप्टन हैविंग पैसिव वॉइस, तो बोलेंगे बीन, तो बोलेंगे द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, फिर कॉमा लगा देंगे, द आर्मी फ्लेड। क्या बोलेंगे? द आर्मी फ्लेड, ठीक है। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, ये भी तो सब्जेक्ट है, ये भी तो वर्ब है, तो कैसे सिंपल सेंटेंस हो गया? तो देखिए यहाँ पे द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, ये एक फ्रेज है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि कैप्टन के बाद डायरेक्ट हैविंग आ गया। हैविंग कब लगाते हैं? हैविंग तब लगाते हैं, ये सेंटेंस तब होता जब इसके पहले इज एम आर वाज वर होता तब। ऐसा तो कुछ दिया नहीं, कंटिन्यूअस में भी नहीं है। तो हैविंग बीन किल्ड मतलब एक फ्रेज है, वाक्य का अंश है। फ्रेज हम उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब, क्या बोले हैं, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं, उसे फ्रेज कहते हैं। लेकिन सेकंड में देखिए द आर्मी फ्लैड, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब भी है, मतलब कॉम्बिनेशन है। जब ये कॉम्बिनेशन होंगे तब ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे सेंटेंस। ये सेंटेंस है लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेज है। फ्रेज मतलब क्या? जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं।
ओके, तो क्या बोलेंगे, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, ठीक है, फिर कॉमा जरूर लगाएंगे, फिर बोलेंगे द आर्मी फ्लैड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन सब कॉन्सेप्ट को समझिए। तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करते देखते हैं कि सब्जेक्ट इसमें कितनी बार है, क्योंकि रिपीटेशन हमें बचना है। ठीक है, तो देखेंगे ही यहाँ भी है और ही यहाँ भी है, दो जगह हमारा ही का प्रयोग हुआ है, तो किसी एक जगह ही को रखना है। दूसरा हम ये चेक करेंगे ऑब्जेक्ट दो बार है या नहीं, तो इसमें ऑब्जेक्ट दो बार नहीं है। तीसरा ये चेक करेंगे इसमें सेंस क्या निकल रहा है, क्या इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है। तो बोलेंगे ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपने काम को पूरा किया, और ही वेंट होम, वह घर गया। इसका मतलब कि काम पूरा करने के बाद वह घर गया, मतलब पहला एक्शन और दूसरा एक्शन दोनों के बीच में गैप है। जब ड्यूरेशन होगा, गैप होगा, तो वहां पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। इट मीन्स हैविंग के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट होम, तो हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। क्या हो जाएगा, हैविंग क्या हो जाएगा, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, क्योंकि हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो बोलेंगे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, फिर कॉमा लगा देंगे, ही वेंट होम। इसको हम जो करते हो लिख देंगे, तो बोलेंगे ही वेंट होम। ओके, या इसको हम प्रेपोजिशन की सहायता से भी, प्रेपोजिशन की मदद से भी बना सकते हैं। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम। दोनों हमारा सही है। इस तरह 17 देख लेते हैं क्या लिखा है, द वेदर वॉज फाइन वी एंजॉयड द वर्क, मतलब मौसम बहुत अच्छा था और हमने क्या किया, टहला, या हमने एंजॉय किया, मौसम का एंजॉय किया ना। तब देखिए यहाँ पे हमने आपको ये बताया था कि जब भी वाक्य में एडजेक्टिव आएंगे, फाइन तो मान लेते हैं एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले जब क्या आएंगे, हमारे लिंकिंग वर्ब आएंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होंगे, मेन वर्ब का काम करेंगे लेकिन मेन वर्ब नहीं होंगे। तो वहां पे क्या होगा, हमने बताया था बीइंग से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कब बताया था बीइंग, जब दोनों सब्जेक्ट एक जैसे हो। जैसे यहाँ पे यदि वी होता, वी वर फाइन, यदि यहाँ वी होता, वर फाइन होता, वी होता, यहाँ भी वी, तो वहां से बिंग से बोल देते, तो बोल देते हम बीइंग फाइन यूज कर सकते थे, बीइंग फाइन, लेकिन नहीं करें। क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट अलग है और इसका सब्जेक्ट अलग है। जब ऐसे आएंगे, एडजेक्टिव आएंगे, उनके पहले एडजेक्टिव भी आएंगे ना, मतलब उनके पहले वाज वर ऐसे कुछ वर्ड आएंगे, तो उनको कैसे स्टार्ट करेंगे, उनको स्टार्ट करेंगे जो सब्जेक्ट दिया होगा उसको पहले लिखेंगे, तो बोलेंगे द वेदर बीइंग फाइन। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे द वेदर बीइंग फाइन। अब यहाँ पे बीइंग का प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं और नाउन के साथ हैविंग का प्रयोग करते हैं ना। मैंने बहुत सी वीडियो में ऐसा आपको बताया है कि जब नाउन आएंगे तो क्या करेंगे, नाउन आएंगे तो हैव का प्रयोग करेंगे, और जब एडजेक्टिव आएंगे तो हम बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है तो बीइंग बोलेंगे, तो बोलेंगे द वेदर बीइंग फाइन, फिर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे ना। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, फ्रेज है। फ्रेज उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होंगे वो सेंटेंस कहलाएंगे। तो हो जाएगा वी एंजॉयड द वॉक, वी एंजॉयड द वॉक। कब, जब हमारा क्या होगा, जब हमारा ऐसे सेंटेंस दिए रहेंगे तब। इस तरह से हम बोल सकते हैं इट वॉज कॉल्ड नो वन वेंट आउट। क्या बोले हैं, इट वॉज कॉल्ड नो वन वेंट आउट। अब यहाँ देखिए इट शुरू में लग गया, लेकिन सेकेंड वाले में क्या आ गया, नो वन आ गया, मतलब सब्जेक्ट सेम नहीं है। जब सब्जेक्ट सेम नहीं होंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम इट के बाद बिंग प्रयोग करेंगे, तो बोलेंगे इट बिंग कॉल्ड, फिर कॉमा लगा देंगे, बोलेंगे नो वन वेंट आउट ना। इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर, शी वॉज अ ग्रेट, ही वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। तो शेक्सपियर कौन थे, एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने जूलियस सीजर लिखा। तो इसको हम बोलते हैं अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। क्या बोलते हैं, अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। मतलब इसका अर्थ ये होता है जब एक वाक्य में कही गई बातों की विस्तार पूर्वक व्याख्या।
जब एक वाक्य में कही गई बातों की विस्तार पूर्वक व्याख्या अगले वाक्य में की जाती है तब उसे हम नाउन इन केस इन अपोजिशन कहते हैं या फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। तब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब क्या करते हैं, तब किसी नाउन या फ्रेज को उसी नाउन के बगल में कॉमा देके लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, और अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय। शेक्सपियर रोट जूलियस सीजर, ही वाज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। तो हम लिखेंगे शेक्सपियर, क्या लिखेंगे, शेक्सपियर, फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद क्या लिखेंगे, अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट, शेक्सपियर अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट, फिर कॉमा लगा देंगे। क्या किए थे, जूलियस सीजर लिखे थे, तो बोलेंगे रोट जूलियस सीजर, ठीक इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि ये नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन है ना। तो आपको बताए थे जब कोई नाउन आएंगे तो उसी नाउन के बगल में कॉमा देके हम लिख देते हैं, मतलब कॉमा और कॉमा का प्रयोग करके हम नाउन इन केस इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमारे कालिदास को कैसे सॉल्व करेंगे, कालिदास वाज ए ग्रेट पोएट, ही वाज द ऑथर ऑफ शकुंतलम। तो इसको भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो कालिदास पहले लिखेंगे, तो कालिदास के बाद क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारा कालिदास, फिर कॉमा लगा देंगे। तो कालिदास के बाद क्या लिखेंगे, अ ग्रेट पोएट, ग्रेट पोएट, फिर कॉमा लगा देंगे। कालिदास अ ग्रेट पोएट, फिर कॉमा लगा क्या बोलेंगे, वॉज द ऑथर ऑफ शकुंतलम, was the author of शकुंतलम। कब, जब हमारा नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन होगा तब ना। तो आपको ये बताए थे कि जब एक वाक्य में कही गई बातों की व्याख्या मतलब विस्तार पूर्वक व्याख्या किसी और सेंटेंस में अगले नेक्स्ट सेंटेंस में की जाती है तब वहाँ पे हम अपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या हो गया अंग्रेजी, कालिदास ग्रेट पोएट वाज द ऑथर ऑफ शकुंतलम। इसी तरीके से हमारा 20th है, शी विल गेट फर्स्ट क्लास ना, शी इज श्योर ऑफ इट, मतलब वो फर्स्ट क्लास प्राप्त करेगी और क्या करेगी, उसको निश्चित है, शी श्योर ऑफ इट, मतलब उसको श्योर है चीज का ना, तय है कि वो प्राप्त करेगी। तो देखिए पहला तो प्रेजेंट डेफिनेट है, दूसरा फ्यूचर है, तो पहले प्रेजेंट डेफिनेट को उठाएंगे तो क्या बोलेंगे, शी इज श्योर, वो श्योर है तो बोलेंगे शी इज श्योर की चीज का, श्योर ऑफ के बाद देखिए अब इसमें कोई वर्ब है नहीं है, तो इट का संबंध किससे है, गेट फर्स्ट क्लास है, तो बोलेंगे गेटिंग फर्स्ट क्लास, तो बोलेंगे शी इज श्योर ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास, गेटिंग फर्स्ट क्लास, तो हो जाएगा हमारा शी इज श्योर ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास। इसी तरीके से हमारा जो लास्ट है वो क्या है, द बेल, तो बोलेंगे द बेल रिंग द बॉयज वेंट टू देयर क्लासेस, मतलब घंटी बजी और लड़के क्या किए, अपने क्लास में चले गए। तो ये क्या है, मैंने आपको रूल पढ़ाया था नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, मतलब कर्ता का स्वतंत्र प्रयोग। जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होंगे, मतलब ये अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, इसके सब्जेक्ट अलग है, इसका सब्जेक्ट अलग है, तब उस समय क्या करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके बनाते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जिनको मानेंगे उनको हैविंग के पहले रखेंगे, तो पहले जो घटना घटेगा तो पहला बेल बजेगा, उसके बाद बच्चे जाएंगे, है कि नहीं, तो बोलेंगे द बेल हैविंग रंग, द बेल हैविंग
अब वजना का क्या होता है, रिंग रैंग रंग, तो बोलेंगे द बेल हैविंग रंग, फिर कॉमा लगा देंगे, रिंग रैंग रंग रंग थर्ड फॉर्म, द बॉयज वेंट टू देयर क्लासेस, तो हो जाएगा द बॉय, तो हो जाएगा द बॉयज वेंट टू देयर क्लासेस, वेंट टू देयर क्लासेस। इस तरह से हमने क्या किया, ये कौन सा नंबर का था 21, ये किसका था कालिदास, ये था 19 का, शेक्सपियर का कौन सा था 18 था, और इसका तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक। तो इस तरीके से 1 to 21 पूरा इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में पुट किया, आपके सामने रखा। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेगा, और इसी तरीके से अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा कॉम्पाउंड और कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, उससे भी ध्यान से देखेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और वीडियो कैसा रहा अपना कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स।